फैसला है जहाँ फैसला हुआ है। फैसला होने के बाद भी लेके गए अरे ऊपर जहाँ फैसले का जिक्र कर रहा है, समझौता होगा तो बाकी किया जाए, इसमें नॉर्मल ले किया जाए था। अच्छा इसमें चलो समझौते में यह शर्त रखी गई थी, यह शर्त रखी गई थी ठीक है ठीक कि मैं ठीक है अपने बच्चों को बच्चों को अपने भाइयों से अलग रखूं, से अलग रखूं। मैंने यह शर्त मान ली थी। कोई जाओ मैंने मजबूर हो गए फिर सारा मजबूर होगा कि होगा यह शर्त मान ली थी। मान ली थी और मैंने उसका समझ में आ पाएगा किसी से रुपये इकट्ठे करके अपने अलग मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। ये बार हो जाओ जो दिक्कत कर रहे हैं काटने दे पहले सारे दिक्कत हेलो वो माला दे माला कल चाहिए ना करे जब मैं अपने बेटी से अपने बच्चों आज जब मैं अपनी ड्यूटी से अरे वो अलग बना रहे हाँ और जब मैं अपनी ड्यूटी अपनी ड्यूटी से अपने घर पहुंचा, गलती हो बता दिया पैसा लगना अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अपने मकान निर्माण की सामग्री के लिए 1,80,000 रुपये अरे तो वो भी एक लिख दे, ये उसमें लिख दे। ये दिक्कत होगी फिर दिक्कत हो रही बात टाइम लेट करवाना है वैसे 1,000 रुपये घर में रखे थे, 1,000 रुपये गायब है। 1,000 रुपये गायब थे गायब मिले तथा मुसलमान में बोले परेशानी लग गया मैंने पीपल्स वाले सर्टिफिकेट सभी पेजों में लगाई जाएगी तथा मैंने कई दिनों से 10 रुपये की पांच नई बढ़िया ये तो हो ही नहीं सकता सकती है ये
20 रुपये की 2 गड्डियाँ 20 रुपये की 20 रुपये की 2 नई गड्डियाँ कटिया से पहले ही ठीक है ना। ठीक है गड्डियाँ 50 रुपये की 2 नई गड्डियाँ 50 अरे तो काम कर देगा ले बेटे काम कर दे। रुपये की ये दो 2 नई गड्डियाँ वही और इकट्ठा ही ना हो जाता है गड्डियाँ अलग अलग खुलवा रहे हो। और 100 रुपये की 100 रुपए की होगी खाली। जैसे कि कितनी गड्डी है? 2 गड्डियाँ 2 नई गड्डियाँ मतलब नए नोट कब की थी है? बेईमाना हो गया नए नोट देख कर। हैं? नए नोट देखा बेईमाना हो गया ये। गड्डियाँ हराम की कमाई तो हराम जाओगी। ये जो गाय मिले तथा तथा इसके अतिरिक्त 28 के तरीके से गड्डियाँ भी रखी थी भी घर में रखी थी ये नहीं कहता नंबर पाओगे कहाँ लिखवाओगे। भी घर में रखी थी खरीदारी तो करी होगी। जो अरे वो आपने काम करते रहेंगे ये तो न करे वो ये देखना है हाँ। जो लगभग जो 39,000 रुपये बनते थे 39 39,000 रुपये बनते थे 11 रुपये भी घर से जा रहे देखा भाई यो हाल है इसका। जब इस बात पर विवाद हो हमारा ये बोलता मैंने ना। जब मैंने अपने साले मैं अपने ससुराल लेके गया अपने ससुराल फोन करके कहा कि मेरे बताए बिना मेरे पत्नी और मेरे बच्चों मेरे रेखा और बच्चों को तो क्यों लेकर आए हो और मेरे घर में 1,80,000 रुपये तथा बढ़िया सारे एक बार इकट्ठा है कुल्ला जोड़ दो इसमें। 10 बस्ते 39,000 बनते थे 39,000 रुपये बनते थे हालांकि मैं दे रखी थी हाँ दे रखी थी लड़ियाँ रखी हाँ रखे थे बनते थे बस वह रुपये वह सभी रुपये गायब है चोरी हो गए। वह सभी रुपये मेरे बताए बिना बताए बिना चोरी करके क्यों लाए हो देखा पड़ेगा क्यों ले गए हो। अपने घर क्यों ले गए हो कितने दाना लग गए इसमें। मेरे लेकिन बजाय इसके बजाय बजाय इसके कि मेरे कि रुपये मुझे कोई संतोषजनक उत्तर दे ओए उत्तर दे कर दे बल्कि बल्कि मुझे मुझे
फोन पर गंदी गंदी वो गालियाँ ये सब बुद्ध हो गया फिर। और अश्लील शब्द बोलकर अपमानित करने लगे। है। अश्लील शब्द बोलकर अपमानित अपमानित करने लगे तथा मुझे धमकी दी, तथा मुझे चेतावनी भरी धमकी दी। देखिए मुझे चेतावनी भरी धमकी दी कि अगर तूने इसके बाद कोई फोन किया, इसके बाद इसके बाद कोई फोन किया फोन किया तो तो तेरे घर आकर तेरे घर आकर तो हम तेरे घर आकर तेरे घर आकर तुझे और तेरे भाइयों भाइयों वो इतना पीटेंगे अल्लाह होंगे तो पीटेंगे कि चलने फिरने लायक नहीं रहे। छोरी होगी तो गुंडागर्दी का मौका मिल गया वैसे हमारी छोरी है तो बस आता है आता है जो नहीं अपने छोरी का घर पर स्वाद है टीवी जाओ इंटरनेशनल मामला नेशनल सतर पर ये कर लिया तुम तीसरी सिपाही लगाओगे किसके मंत्री की सिपाही लगाओगे कितने पैसे दिए क्योंकि इस संस्थान में मेरा कैसे कोई काम नहीं करेगा तो उसको कैसे लड़ाया जाएगा 198 के तहत वो अपना आपके वीडियो में मैं तो बताया था लाइव में अपने वाले वीडियो में। लेकिन पापा को क्यों अफसर क्यों किसी की नौकरी पर रोडे फिराए तो जाओ एक चीज और लगना चेयरमैन एवं डायरेक्टर MD आप बोर्ड चलो करता हूँ कि आप FIR करवानी जल्दी कर लो दादा लेकर नहीं आ गए थे ना हाँ चोरी के हिसाब से लगाऊंगे नहीं तो फिर आप बाद में लगाओगे अपना सियाणपंथी से लगाओगे पीछे ले गए पीछे ले रहे काम कर दे और लाइट दिलाओ बाद में आप दोनों की ना आप सभी की आप सभी की अच्छी करता है अरे योगी हो गया ये नाम है इसका रमेश कुमार एक बार रुक जाओ योजना लाने दो पता मैं अपना कर दूंगा वो कहाँ गया हो काटी थी उसमें मुझे रखेगा पता नहीं देगा जो काट रखी थी चिट्ठी काटी थी उसमें कौन पता प्रिंट आउट काट कर दिया कहाँ लिख रहा पता रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय के है धन सिंह उसके बाद पुत्र है या एक ही है धन सिंह रुक जाओ इकट्ठा हो गया धन सिंह नाम में धन सिंह है लिखा दो निवासी गाँव खेड़ी मना खेड़ी मना इकट्ठा है क्यों मना जात
मोनाजात करता जात या जाट है? जात है हाँ दखना रेडिला समीप डाक खाना माहरी महारी हाँ। जिला समीप मोबाइल नंबर ना ये रहने दे मैं इसमें लाइव है नहीं मोबाइल नंबर बाद में लिख दो लाइव है ये वो लोग परेशान करेंगे एक बार इसमें उन्हें चेक करते हरियाणा हरियाणा बड़ा नंबर तो फिर भी 90 134 हमारे को तो कोई कह नहीं सकता है बोले मैं इससे बात को कोई करेगा बकवास फालतू बता दो इंसान लोग भी देखते हैं हैं? यानी से इसी बात को वो लोग अरे तेरी तो वो लोग बैठ सकते इसका गमोट मुझे पता चला कि आपकी सोसाइटी मुझे मुझे पता चला है कि कि आपकी आपकी सोसाइटी 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 पीड़ित नागरिक अनुसूचित अनुसूचित जाति के सदस्यों के सदस्यों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। अच्छी आगे देखिए खाना में ये कानूनी सहायता सहायता प्रदान करती है। प्रदान करती है मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ। अनुसूचित सदस्य हूँ इसलिए मुझे नहीं समझा मेरी शिकायत को है करने तथा मेरी मेरे इस शिकायत को संज्ञा अपराध की है ना और लिख दो कि शिकायत को संबंधित हो जाओ अपने संबंधित पुलिस अधिकारियों पुलिस उच्चाधिकारी पुलिस उच्चाधिकारी संबंधित पुलिस पुलिस उच्चाधिकारियों और विभाग दीवानी कृपा करें दीवानी की कृपा करें करवाने होता है। साइन आ रहे हैं क्या इसके मैं आपको अपना विकल्प प्रतिनिधि मनोनीत करके चल हाँ, 2400 रुपये देता हूँ चल बस ये हटा दे लिख के साइन हटा दे मोटे साइन हटा दो मुझे नाम तो हटाओ नाम रमेश कुमार भेजो उसको कौन है यार जब मैं आवे लिखे वो बड़ी आते फैसला फैसला होने के बाद भी लेके गए ऊपर जाओ फैसले का जिक्र करा है समझौता होगा बाकी किया जाए इसमें नॉर्मल ले किया जाए कागज अच्छा इसमें चलो समझौते में यह सब तरफ की गई थी
सोसाइटी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। हम पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करना और दोषियों को कानून के माध्यम से दंडित करना है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और गौण रक्षा के माध्यम से हम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम वंचित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर हम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प कला का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। आइए एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हमारा साथ दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CWP 3390 OF 2000 राजेश कुमार भर्ती VS यूनियन ऑफ इंडिया में जारी आदेश दिनांक 27/4/2004 की अनुपालना में भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत है। हमारी सोसाइटी भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करने के लिए 30 वर्षों से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन सुविधाओं की जानकारी जन 2 तक पहुंचाने कार्य भी करती है। ये जन सुविधाएं न मिलने पर नागरिकों को होने वाले हर कष्टों का निवारण नागरिकों की प्रार्थना पर कार्यपालिका और विधायिका के साथ कानूनी रूप से पत्राचार करके मीटिंगें लेकर और आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका की सहायता पाकर कराती है। हमारी सोसाइटी हड़ताल, धरने तथा देश में दूसरी संस्थाओं की तरह अवैध बंद कराने की समर्थक नहीं है, क्योंकि इससे देश की करोड़ों रुपयों की हानि तो होती ही है, साथ में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य सेवाएं न मिलने के कारण नागरिकों का जीवन का अधिकार जो उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में मिला है उसका भी हनन होता है। सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, रंग और चिन्ह। दिया एक्शन सोसाइटी न्यायालय में हुई नागरिक और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। हम कार्यपालिका और विधायिका के साथ सहयोग करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं और आवश्यकतानुसार न्यायपालिका की मदद लेते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के साथ संवाद करते हैं ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। हम न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं बल्कि महिलाओं के उत्थान और समानता के लिए भी ठोस कदम उठाते हैं। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय और संस्थान खोलने की दिशा में भी हम कार्यरत हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पुनर्स्थापन के लिए भी हम सक्रिय हैं, जिसमें आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का खोज एवं शोध शामिल है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक चिकित्सा का विकास करते हैं और नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करें और उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र खोले जाएं। हम दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हम नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। हम विभिन्न शिविरों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस जानकारी को जनता तक पहुंचाते हैं।
हम नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और राशन वितरण करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता हेतु हम सरकारी अनुदान और समाज के सहयोग से काम करते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए भी पहल कर रहे हैं। हमारे कार्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोलना शामिल है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हमारी सोसाइटी का उद्देश्य उन्हें न केवल शिक्षा देना है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार में सहायता भी प्रदान करना है। इसके लिए हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। हम हाथ से बनी वस्तुओं और हस्तशिल्प कला के संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि भारत की प्राचीन कला और संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके। अंत में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो और वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारा लक्ष्य है कि हम एक सर्वसमावेशक समाज का निर्माण करें, जहां हर नागरिक को अपने अधिकारों का एहसास हो और वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हमारी कोशिशें समस्त भारत में पहुंचेंगी ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें। सोसाइटी का वार्षिक चंदा और शर्टी का वार्षिक चंदा नहीं देना पड़ेगा। सामान्य सदस्यों को वार्षिक रखा चंदा सीपी पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का उद्देश्य समाज में भ्रष्टाचार और अपराध की रोकथाम करना है। इसके सदस्य और पदाधिकारी सभी अवैतनिक होते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सोसाइटी का राष्ट्रीय चेयरमैन अपने निवास के लिए आवश्यक आवास की व्यवस्था सोसाइटी के खर्च पर करेगा। मुख्य कार्यालय भी समान रूप से या तो बनाई जाएगी या किराए पर ली जाएगी। सोसाइटी के किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को यदि अपने काम के लिए राशि खर्च करनी हो तो वह महासचिव या मैनेजिंग डायरेक्टर से स्वीकृति लेकर ही राशि प्राप्त कर सकेगा। सोसाइटी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ का उपयोग समाज के हित में किया जाएगा। यदि सोसाइटी किसी कारणवश बंद होती है तो उसके सभी सदस्य और पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि संपत्ति समान विचारधारा वाली संस्था को सौंप दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही जनरल सेक्रेटरी को सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र करने और उसे संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई सदस्य दोबारा सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के साथ नए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी प्राप्त चंदे का 40% सोसाइटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिए जाएंगे और 60% संबंधित कार्यकारिणी के खर्च में उपयोग होगा। आर्थिक परियोजनाओं के संचालन के लिए नेशनल चेयरमैन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, जिसमें स्वयं मुख्य सदस्य रहेंगे। सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं की जा सकती है। सोसाइटी कानून हित, समाज हित आदि के कार्यों को करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से अनुदान प्राप्त कर सकती है, जिसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इस प्रकार पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का संचालन पारदर्शिता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में भ्रष्टाचार और अपराध का सामना किया जा सके। सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि सदस्यता फॉर्म भरा जाए, जो मुख्यालय और सभी शाखाओं में उपलब्ध है।
सदस्यता शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है। आजीवन सदस्यता का शुल्क 51,000 रूपए, एसोसिएट सदस्यता 21,000 रूपए, सामान्य राष्ट्रीय सदस्यता 1,200 रूपए और कार्यकारिणी पदाधिकारियों के लिए शुल्क क्रमशः 31,000, 21,000, 11,000 और 5,100 रूपए है। सामान्य सदस्यों को मासिक 50 रूपए के अनुसार 1 वर्ष का चंदा 600 रूपए सालाना जमा कराना होगा। सदस्यता लेने के बाद वार्षिक चंदा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है, लेकिन इसकी रसीद संबंधित वित्त सचिव के पास जमा कराना अनिवार्य है। शाखाओं की वार्षिक चंदे की राशि का 40% मुख्यालय के खाते में और 60% शाखा के खाते में जमा करना होगा। समय पर चंदा जमा न कराने पर प्राथमिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। पुनः सदस्यता के लिए नए सदस्यता शुल्क का भुगतान आवश्यक है। सभी सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि की वापसी नहीं की जाएगी। सोसाइटी कानून हित और समाज हित के कार्यों के लिए चंदा ले सकती है, जो कि सरकार और अन्य संस्थाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। सोसाइटी के निदेशक मंडल का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 निदेशक होंगे। इनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं नेशनल चेयरमैन होंगे। अन्य निदेशकों के कार्य में नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य तकनीकी तथा महिला कल्याण से संबंधित कार्य होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सोसाइटी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और यदि कोई पदाधिकारी सोसाइटी के विरुद्ध कार्य करता है तो उन्हें पद से हटा सकता है। प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व डायरेक्टर प्रशासन करेंगे, जो सभी परियोजनाओं के कार्यों की देखरेख करेंगे। शिकायत मिलने पर उन्हें पदाधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश देने का अधिकार होगा। वित्तीय मामलों का संचालन डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे, जो सभी सदस्यता शुल्कों का रिकॉर्ड रखेंगे और सोसाइटी की आय का प्रबंधन करेंगे। इसके साथ ही निदेशक आईटी और प्रचार सोसाइटी की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सोसाइटी की कार्यकारिणियों का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों में सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होगी। कार्यकारिणियों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणियों को भंग किया जा सकता है। नेशनल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची में नेशनल चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का समावेश होगा। महिला और युवा कार्यकारिणी का गठन भी सोसाइटी के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार समिति का गठन कर कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सोसाइटी द्वारा साल में 1 बार आम मीटिंग और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग अनिवार्य होगी। मीटिंग की सूचना 1 महीने पहले सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटी का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और सदस्यता के माध्यम से सक्रियता बढ़ाना है। सभी सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होगा। सोसाइटी का प्रयास है कि सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इस प्रकार सोसाइटी एक मजबूत सामाजिक ताने बाने के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। सोसाइटी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। हम पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करना और दोषियों को कानून के माध्यम से दंडित करना है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और गौण सुरक्षा के माध्यम से हम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
हम वंचित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर हम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प कला का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। आइए एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हमारा साथ दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CWP 3390 OF 2000 राजेश कुमार भट्ट। इंडिया के कानून सिस्टम में जस्टिस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ का दिल धड़कता है। 1 जुलाई 2024 को यह धड़कन और मजबूत हुई 2 नए कानूनों के आने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, BNSS 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS 2023। ये नए कानून जो पुराने कानूनों की जगह लेंगे, हर एक इंडियन सिटीजन के राइट्स को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद है लीगल प्रोसेस को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और ये पक्का करना कि जस्टिस जल्दी और अच्छे से मिले। BNSS 2023 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह लेगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मॉडर्न बनाने पर जोर देता है। इसमें फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी की मदद से पेचीदा केस सुलझाने की बात कही गई है। ये कानून लीगल कार्यवाही के लिए एक समय सीमा भी तय करता है ताकि जरूरत से ज्यादा देरी ना हो। इससे ये पक्का होता है कि जस्टिस जल्दी मिले, जो एक फेयर और अच्छे लीगल सिस्टम की बुनियाद है। BNS 2023 के तहत पुलिस की पावर को लोगों के राइट्स के साथ बैलेंस किया गया है। इससे ये पक्का होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून लागू करने वाली संस्थाओं के पास जरूरी औजार हों। साथ ही हर नागरिक की इज्जत और अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। ये कानून हिरासत में लिए जाने के तरीकों में भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है ताकि पावर का गलत इस्तेमाल न हो सके। BNS 2023 जो इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह लेगा, इंडिया के क्रिमिनल लॉ को मॉडर्न बनाता है। ये पुराने शब्दों को हटाता है और भाषा और कानूनी समझ के विकास को दर्शाता है। ये कानून सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर शामिल करता है, जिससे सजा के दूसरे विकल्प मिलते हैं और लोग सुधरें, इस पर जोर देता है। BNS 2023 कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की पावर और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। इस कानून के सेक्शन 168 से 172 तक इन फर्जों के बारे में बताया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि क्राइम रोकने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने में पुलिस का रोल कैसा होना चाहिए। सेक्शन 168 कहता है कि पुलिस अफसरों को कॉग्निजेबल अपराधों को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब है कि पुलिस का काम सिर्फ रियोनेट करना नहीं, बल्कि वंशन लेना भी है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज के लिए ये जरूरी है। सेक्शन 169 के मुताबिक पुलिस को होने वाले अपराधों की जानकारी बाकी अथॉरिटीज को देनी होगी ताकि क्राइम रोकने के लिए मिलकर काम किया जा सके। सेक्शन 170 पुलिस को गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने का अधिकार देता है ताकि पब्लिक गैदरिंग में अराजकता या हिंसा न फैले। लोगों का शांत माहौल बनाए रखने और सबकी सुरक्षा पक्की करने के लिए ये जरूरी है। इसी तरह सेक्शन 171 पुलिस को ऐसी किसी भी सभा को रोकने की इजाजत देता है जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। BNS 2023 मानता है कि जस्टिस तभी मिल सकता है जब सच और जवाबदेही हो। इस कानून के सेक्शन 198 और 199 अथॉरिटीज को गलत जानकारी देने के गंभीर अपराध के बारे में बताते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि लीगल सिस्टम के साथ ईमानदारी से पेश आना कितना जरूरी है। सेक्शन 198 किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत जानकारी देने के बारे में है जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना या परेशान करना हो।
ये बताता है कि अथॉरिटी में बैठे लोगों को गुमराह करना कितना बड़ा अपराध है, क्योंकि इससे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। ऐसी हरकत के लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 199 किसी केस में कोर्ट में गलत गवाही देने के और भी गंभीर अपराध के बारे में है। ये बताता है कि कोर्ट कितना पवित्र होता है और कसम खाकर सच बोलना कितना जरूरी है। झूठी गवाही देना जस्टिस सिस्टम के साथ धोखा है, क्योंकि इससे किसी बेगुनाह को सजा हो सकती है या किसी दोषी को छोड़ा जा सकता है। इस अपराध के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। BNS 2023 इस बात पर जोर देता है कि सच्ची रिपोर्ट देना और कानून लागू करने वालों के साथ सहयोग करना कितना जरूरी है। सेक्शन 173 बताता है कि अगर किसी को कॉग्निजेबल अपराध के बारे में पता हो और वो FIR दर्ज नहीं कराता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस कानून में BNS 2023 के वो प्रावधान भी शामिल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान गलत जानकारी देने को कितना गंभीर अपराध मानते हैं। सेक्शन 173 बताता है कि कानून को बरकरार रखने में लोगों की क्या भूमिका होती है। अगर कोई क्राइम की रिपोर्ट नहीं करता है तो इससे अपराधी बच सकते हैं और दूसरों को कहतरा हो सकता है। ये प्रावधान पक्का करता है कि जो लोग क्राइम के बारे में जानते हैं, अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। BNS 2023 के सेक्शन 212 और 216 झूठे सबूत बनाने के बारे में है। सेक्शन 212 किसी अपराधी को बचाने के बारे में है ताकि उसे कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। ये प्रावधान बताता है कि अपराधियों की मदद करना कितना बड़ा अपराध है, क्योंकि ये जस्टिस को मिलने से रोकता है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 216 किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने या छुपाने के बारे में है जिसके बारे में पता हो कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। इस अपराध के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान इन्वेस्टिगेशन की ईमानदारी बनाए रखने और ये पक्का करने के लिए हैं कि धोखे या हेरफेर से जस्टिस न रुके।